स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हम लोग यहाँ से देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 76 तक हो चुका था, अब हम लोग आ गए हैं 77 में। तो चलिए आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा टाइम दीजिए और आइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जिसको हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके आप कुछ ही मिनटों के लिए समय इसमें आप 100% दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा। देखिए दोस्तों, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर सीरियस होकर सेट नहीं मार रहे हैं, रिलैक्स होकर के हम लोग इस क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अपना आंसर अपने पास लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप सभी को पता है कि उद्घाटन अधिवेशन यानी कि पहली बैठक की बात हो रही है, और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों और सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ भी मौलिक अधिकारों की बात आएगी, मौलिक अधिकारों की बात हो या अल्पसंख्यकों की बात हो या जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की बात हो, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी मौलिक अधिकार का बात हो या प्रांत का बात हो, है ना, या अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की बात होगी, तो यहाँ पर आंसर हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आएंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के लिए क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ आप लोग को हम ये बताना चाहेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन में अभी और भी हम कुछ सोच रहे थे बताने के लिए आपको। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े हैं ना कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता मिला था, वो भी अस्थायी अध्यक्षता। तो उसमें अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो उसमें अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथोनी को दिया गया था पद। अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था फ्रैंक एंथोनी को। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जो यह संविधान सभा की पहली बैठक थी ना, तो इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से आते हैं 78 क्वेश्चन पर। क्या था, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो किस चीज़ का हो रहा है, ये मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 में आते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ध्यान दीजिए, ठीक है, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अच्छा, इसमें और बता दें क्या, समिति में देखिए और बता देते हैं, बहुत सारा समितियां हैं, आप लोग अपने बुक से निकाल के पढ़ सकते हैं। तो 78 में और हम समिति का नाम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो हो गए डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति था, उसके अध्यक्ष और संचालन समिति के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के अध्यक्ष, ये दोनों के
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 78 क्वेश्चन में हम लोग और देख रहे हैं, 78 में ही, ठीक है ना। और कौन कौन थे, तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और देखिए एक वर्ड को पकड़िए, जैसे कि है कि संघीय समिति और संघ शक्ति समिति। जहाँ भी संघ की बात होगी, जहाँ भी शक्ति की बात होगी, तो उस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो इनको भी पकड़ने का एक तरीका, एक ट्रिक है। जैसे कि जहाँ भी प्रांत का बात होगा, क्योंकि प्रांतों का एकीकरण कौन किए थे, आपको भी पता होगा ये चीज़, प्रांतों का एकीकरण किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो इसमें जैसे कि मौलिक अधिकार की बात हो जाएगी, अल्पसंख्यकों की बात हो जाएगी, एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति की बात होगी, तो उसमें क्या आएगा, ये आ जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, जैसे कि कहेगा इसी में कि उप समिति की बात करेगा, इसी में अगर उप समिति की बात कर देगा, जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत उप समिति की बात करेगा, उप समिति की बात करेगा, तो उसमें देखिए मौलिक अधिकार उप समिति आ जाएगा, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे JB कृपलानी। ध्यान दीजिएगा, उप समिति में ना 5 गो उप समिति है, तो मौलिक अधिकार उप समिति की बात करेगा तो JB कृपलानी हो जाएंगे, और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करेगा तो HC मुखर्जी हो जाएंगे। देखिए अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक माने उसमें भी देखिए ख है, ख, तो देखिए उप समिति है तो अध्यक्ष हो जाएंगे HC मुखर्जी, ख है, उसमें भी ख है, अल्पसंख्यक में भी ख है। अब बाकी बच गया मौलिक अधिकार उप समिति, तो JB कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें देखिए 3 ठो और है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हालांकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है ये, दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अब है क्वेश्चन आपका 79, इन व्यक्ति में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं थे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पैंथिक लॉरेंस हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, A.V. अलेक्जेंडर हैं, ये तीनों थे, तो कौन नहीं थे, विलियम वुड नहीं थे, है ना, विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, तो देखिए इसको पहले समझिए, कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन कहाँ से आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, यानी कि दिल्ली आया था इंग्लैंड से, इंग्लैंड ही तो हमारे यहाँ राज कर रहे थे ना, तो इंग्लैंड से आया था कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को आया था, दिल्ली आया था। इसका क्या काम था, ये क्यों आया था, ये आया था संवैधानिक सुधारों के लिए। हमारे देश में मतलब कि जितने हो रहे थे ना संवैधानिक सुधार, तो संवैधानिक सुधारों के लिए यह आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए तो संवैधानिक सुधार में क्या सुधार करना चाह रहा था। पहले देखिए कि जब ये आया तो इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, और अन्य कौन था, 2 ठो सदस्य थे इसके, एक हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक हैं A.V. अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन भी BPSC में आया हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ था ना कि कैबिनेट मिशन में, जब कैबिनेट मिशन आया तो ये देखिए सबसे पहले तो भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगा, ऐसा बताया गया था। ठीक है, मतलब कि हमारे देश में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होना चाहिए, ये कौन बताया, ये कैबिनेट मिशन बताया। ठीक है, और इस अखिल भारतीय संघ में यानी कि पूरा देश को मिलाना है, तो इसमें कौन कौन शामिल होगा, ब्रिटिश भारतीय प्रांत है ना, भारत में जितने भी राज्य थे जिस पर ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया था, तो उसको ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे, और बाकी जो बच जाता था वो देसी रियासत था। तो देसी रियासतें यानी कि देसी राज्य जो थे वो सब मिल करके और एक
अखिल भारतीय संघ का स्थापना करने के लिए बात यह कह रहा था। ठीक है, एक और बात क्या बोला था ये कि कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि मुस्लिम लीग था ना, मुस्लिम लीग मांग कर रहा था पाकिस्तान का। तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग का मांग जो था ना, उसको यह पूरी तरीके से क्या कर सकता है, ये अस्वीकार कर देता है। कहता है कि नहीं, किसी भी हाल में हम पाकिस्तान नहीं देंगे। ठीक है, अब एक देखिए, एक और बात देख लीजिए, दो ठो हो गया ना बात है। एक और देखिए कि संविधान सभा का गठन किया गया इसी कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। संविधान सभा का गठन इसी कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए भाई, 80 नंबर क्वेश्चन में है रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। तो सबको पता होगा, आपको भी पता होगा। रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए, यानी कि सी नंबर। ठीक है, रेड क्लिफ समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ बताएंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो ये आपको पता भी होगा, 15 थी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये 15 में से आपको सबका नाम लगभग याद होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसमें एक इम्पोर्टेंट है, क्या, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है कि भारतीय संविधान सभा में 15 महिला थी, तो 15 महिला में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम क्या था, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। ठीक है, अब देखिए, अब बिहार से कौन थी, बिहार से थी सरोजनी नायडू, है ना। तो आपको सबका नाम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ताकि ऑप्शन में दे कि हाँ इनमें से कौन महिला थी जो संविधान सभा में नहीं थी। तो नाम लगभग याद रहेगा तभी ना। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि एगो हैं बेगम एजाज रसूल हो गए। ठीक है, एगो हैं आपका हंसा मेहता है ना, एगो लीला रे हैं, एगो कमला चौधरी हैं, मालती चौधरी हैं, पूर्णिमा बनर्जी हैं। ठीक है, रेणुका रे हैं, सरोजनी नायडू हैं। फिर उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर हैं। ध्यान दीजिएगा, राजकुमारी जो अमृत कौर है ना, ये जो है कि सबसे अधिक समय तक किसी विभाग के मंत्री रही हैं। और ये राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। देखिए नाम में ही इनके क्या लगा है, अमृत लगा हुआ है। तो अमृत लगा है तो भाई स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, है ना, अमृत पिला रही हैं। और एक सुचेता कृपलानी भी हैं, और विजय लक्ष्मी पंडित भी हैं। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, है ना। चलिए और भी क्या है नाम, अम्मू स्वामीनाथन हैं, एनी मैस्करीन हैं। ठीक है, चलिए तो याद नाम रखिएगा, बेगम एजाज रसूल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है अगला, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ। ध्यान दीजिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि तृतीय वाचन कब हुआ। ठीक है, तृतीय वाचन देखना है आपको। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग तृतीय वाचन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए। तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में जो है ना 3 वाचन हुए थे। और देखिए तीनों का डेट जो है एग्ज़ाम में पूछ ही देता है, अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में पूछ ही देता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो वाचन हुआ है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में हुआ है। आप नोट भी कर सकते हैं, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में हुआ है। और दूसरा जो वाचन है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ है। ठीक है, और हमारा चौथा जो तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 है।
देखिए सब जगह नवंबर लगा हुआ है, बस दूसरा में एक बार 17 अक्टूबर आ गया है ना। तो याद रखिएगा इसको, पहला है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 से, और दूसरा है 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 हो गया है। इसी में 1949 शुरू हो रहा है और 17 अक्टूबर हो गया है ना। और स्टार्टिंग दूसरा का कब से है? 15 नवंबर 1948 से। और तीसरा जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 है। तो एक चीज़ और बता दें आपको कि जो 26 नवंबर 1949 है, इस संविधान सभा द्वारा इसी दिन संविधान को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? 83 देखते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, तो इसमें आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 14 नवंबर 1949। ठीक है, 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हल्का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अंगीकृत और अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन आपका हो जाएगा ये 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए 26 नवंबर 1949 को हो गया। इसके बारे में हम आपको और कुछ बताएंगे। 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ। तो इसको देखिए क्या क्या बोला जाता है। अंगीकृत बोल सकते हैं, और अधिनियमित यह बोल ही रहा है, उसको हम आत्मार्पित भी बोलते हैं, और पारित हुआ भी बोल सकते हैं, और बनकर तैयार हुआ भी बोल सकते हैं, और आंशिक रूप से लागू हुआ ये भी बोल सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हम लोग क्वेश्चन पे क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई को, जो सीरियस पढ़ रहे हैं उसको शांत रखिए। आइए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कीजिए और क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट हो आप कीजिए हमको। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें और हम बताना चाहेंगे आपको। ठीक है, इसमें और ये बताना चाहेंगे कि 26 नवंबर 1949 जो था ना, इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। और 16 अनुच्छेद जो है ना, आपको हम याद करवा सकते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 5 ठो। फिर है 60 और 324, अलग अलग लिखिए अगर लिख रहे हैं तो, 60 और 324। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324। उसके बाद 366, 367 हो गया। 3 पार्ट में लिख लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324 दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट लिखिए 366 और 367। और चौथा पार्ट लिखिए 379, 380 और 388। 379, 380, 388। अब लास्ट पार्ट लिखिए, बहुत आसान है, 391, 392, 393, 394। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? ठीक है, तो देखिए संघीय न्यायालय जो है ना, ये 1937 में स्थापित हुआ है। ये 1937 में स्थापित हुआ है। संघीय न्यायालय जो हमारा 1937 में स्थापित हुआ है। भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हम आपको और बताएंगे। इसकी जो स्थापना हुई है ना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, दिल्ली में स्थापित हुआ था, दिल्ली के संसद भवन में, है ना, संसद भवन में स्थापित हुआ था। और संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो वो थे मॉरिस ग्वाइयर। मॉरिस ग्वाइयर। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा सुनिए और लिखिए भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर तो टिक लगा हुआ है आंसर, तो मुख्य नहीं है। तो कौन कौन है देखते हैं। तो देखिए ए नंबर पढ़िए, इस अधिवेशन में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही बात है। और सी नंबर में क्या है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को भी अधिकार दिया गया, स्वतंत्र रखा गया कि हाँ भी आप लोग अपना अपना काम कीजिए। अब देखिए डी में क्या है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और केंद्र में लगा दिया। ठीक है, चलिए तो अब बी में क्या दिया हुआ है। बी में दिया है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। देखिए तो ये गलत बात है। देखिए क्योंकि अवशिष्ट विषय जो है ना, बात 1935 की कर रहा है। हम लोग पीछे एक क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पढ़े हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। यहाँ यह क्या कह रहा है, प्रांतीय विधायिका को, ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है ना। यहाँ से बहुत सारे संविधान में ले लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो देखिए ये जो मंत्रिमंडल बना था 8 प्रांतों में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस जो है ना 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से जीती थी। ठीक है, लेकिन 3 ठो 5 अब प्लस 3 मिला करके ये 8 सीटों पर अपना सरकार बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 आंसर हो गया ये। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास के में द्वैध शासन सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है। तो द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। एक होता है द्वैध शासन, एक होता है द्विसदन, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1900 खत्म हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, यही काम था किसका, बटलर कमेटी का। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो स्पीड करके देख लिया कीजिए, ठीक ना। ठीक है, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू।